नमस्कार साथियों, मैं रोहित रस्तोगी आपका स्वागत करता हूं अपने न्यू OCI कोचिंग में। आज कल क्लास 6 करी थी, आज क्लास 7 हम लोग करते हैं। आधुनिक भारत की श्रृंखला में हम लोग क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और कल हमने कुछ आप लोगों को पीटी के रिगार्डिंग MCQ कुछ दिए थे, 3 MCQ दिए थे हमने। आज हम उसे सॉल्व करते हैं और आपको बताते हैं सही आंसर क्या होगा। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने आप लोगों को दिया था कि कौन सा नवाब बंगाल से जुड़ा हुआ है। तो 3 विकल्प थे उसमें, एक था सुजाउद्दीन, नंबर 1, नंबर 2 था सरफराज और नंबर 3 था सुजाउद्दौला। लेकिन तीनों में 2 नवाब ऐसे हैं जो बंगाल से जुड़े हुए हैं। सुजाउद्दीन भी जुड़ा हुआ है, सरफराज भी जुड़ा हुआ है, लेकिन सुजाउद्दौला बंगाल से जुड़ा हुआ नवाब नहीं है। ये अवध से जुड़ा हुआ नवाब है बच्चों। मैं आप लोगों को बताऊं, जब 1717 में मुर्शिद कुली खान को बंगाल का नवाब घोषित किया गया, तो 1717 से 1727 तक मुर्शिद कुली खान रहते हैं। फिर मुर्शिद कुली खान के बाद सुजाउद्दीन आते हैं और सुजाउद्दीन के बाद फिर सरफराज और फिर सरफराज का सेनापति अलीवर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल की गद्दी पर नवाब के पद को सुशोभित करेंगे। तो बच्चों, बंगाल से संबंधित 2 नवाब में सुजाउद्दौला और सरफराज खान हमने पिछली क्लास में पढ़ाया था, आप लोग चेक कर सकते हैं अच्छे से। हम लोगों ने ये एक्सप्लेन किया, ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 1 ये था। प्रश्न नंबर 2 आप लोगों के सम्मुख मैंने रखा था, वो ये था कि बंगाल, अवध और हैदराबाद राज्य मुगलों से पृथक क्यों हुए थे। बंगाल, अवध और हैदराबाद मुगलों से पृथक क्यों हुए थे। मुगलों से पृथक क्यों हुए थे। तो आप लोगों के सामने कुछ इसके लॉजिक दिए गए थे, क्यों पृथक हुए थे। तो इसमें जो उत्तर होगा, बंगाल, अवध और हैदराबाद मुगलों से पृथक क्यों हुए थे, तो इसमें सबसे पहला उत्तर होगा केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई थी। बिल्कुल सही बात है, केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई थी, पहला कारण बिल्कुल सही है। दूसरा कारण दिया था क्षेत्रीय संसाधनों पर नियंत्रण करना चाहते थे। सोच के बताइए, क्षेत्रीय संसाधनों पर नियंत्रण करना चाहते थे, यह भी बिल्कुल सही है। नियंत्रण करना चाहते थे, क्षेत्रीय राज्य पर नियंत्रण करना चाहते थे संसाधनों पर। और तीसरा हमने दिया था उन्हें मुगल बादशाह से दंडित होने का भय था। तो बताइए क्या इस कारण पृथक हुए थे। मुगल सत्ता तो खुद अपने आप में कमजोर हुई थी, केंद्रीय सत्ता का पतन हो गया था, तो कहां दंड देने की उनकी नौबत है, कहां औकात बची है मुगल उत्तराधिकारियों में कि उन्हें दंड देंगे। वो तो खुद अपने आप में शक्तिशाली थे, क्षेत्रीय राज्य के जो उत्तराधिकारी शासक हुआ करते थे। तो ये नहीं होगा, केवल पहला और दूसरा विकल्प सही होगा, केंद्रीय सत्ता कमजोर और क्षेत्रीय संसाधनों पर नियंत्रण। 2 प्रश्न हो गए बच्चों। तृतीय प्रश्न हमने आपको दिया था कल, वो था 18वीं सदी के पूर्वार्ध की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता थी। तो 18वीं सदी के पूर्वार्ध की कौन सी विशेषताएं थी। तो इसमें हमने 3 विकल्प दिए थे आपको। पहला दिया था बहुराज्यीय व्यवस्था। बहुराज्यीय व्यवस्था, तो बताइए बहुराज्यीय व्यवस्था थी, बिल्कुल थी। कई छोटे छोटे राज्य उदय हो रहे थे। अगला है अर्थव्यवस्था की खराब स्थिति। ये बताइए क्या अर्थव्यवस्था की खराब स्थिति थी। ये नहीं होगा। अब आप कहोगे मुगल सत्ता तो कमजोर हो रही थी, अगर कमजोर हो रही थी तो अर्थव्यवस्था को कमजोर होना चाहिए। तो क्या हम केंद्रीय सत्ता को केंद्र मानकर ही अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन करेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि क्षेत्रीय सत्ता पनप रही थी, क्षेत्रवाद पनप रहा था। जब क्षेत्रीय सत्ता पनप रही थी तो समृद्धि का काल बढ़ रहा था। जब समृद्धि का काल बढ़ रहा था तो अर्थव्यवस्था खराब स्थिति में नहीं रहेगी। नकदी फसलों का प्रचलन चल रहा था, कीमती धातुएं भारत आ रही थी, तो कैसे कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था खराब स्थिति में है।
तो पूर्वार्ध का मूल्यांकन करते हैं तो बहुराज्य व्यवस्था तो सही प्रतीत होता है, लेकिन अर्थव्यवस्था की खराब स्थिति गलत होगा, क्योंकि जो क्षेत्र स्तर पर छोटे छोटे राज्य पनप रहे थे उनकी अर्थव्यवस्था बहुत उत्तम थी। तीसरा हमने एक और पॉइंट दिया था इसके अंदर, बंगाल पर ब्रिटिश का कब्जा। तो बताइए क्या ये सही होगा? बंगाल पर ब्रिटिश का कब्जा, बंगाल पर ब्रिटिश का कब्जा, क्या ये सही होगा? ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि 18वीं सदी के पूर्वार्ध में बंगाल का कोई जिक्र नहीं है। बंगाल तो इनके हाथों में ब्रिटिश के कब आया? 1757 के प्लासी युद्ध के बाद बंगाल इनके हाथ में आएगा। तो ये 18वीं सदी के उत्तरार्ध पर तो हम कब्जा कह सकते हैं, और पूर्वार्ध में मेरे लाला लालियों कोई कब्जा नहीं आया है, इसलिए हम इसे नकार देंगे। तो हमारा जो विकल्प होगा कौन सी विशेषताओं में, वो बहुराज्य व्यवस्था होगी। इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 3 का उत्तर हुआ। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को ये तीनों प्रश्न बेहद अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। चलिए आज की क्लास के लिए आप लोगों को कुछ अगले प्रश्न देते हैं, ताकि कल हमने आप लोगों को कराया था डच, ब्रिटिश कंपनी, फ्रेंच कंपनी, यूरोपीय कंपनियों के आगमन, उद्भव का कारण, कल सब कुछ बताया गया था। यूरोपीय कंपनी के उद्भव के क्या कारण थे? अमेरिकी धातु मिल रही थी अमेरिका से, और कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया था, नए वैकल्पिक मार्ग की खोज हो चुकी थी, ईसाई धर्म का प्रचार हो रहा था। और क्या कारण दिया था हमने कि यूरोपीय कंपनी भारत आई थी? कि यूरोप में एक नव धनाढ्य वर्ग पनप रहा था जो मसाले की निरंतर मांग कर रहा था, और ईसाई धर्म के प्रचार के बाद हमने बताया पुनर्जागरण का काल था, जिससे भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन मिल रहा था। तो इन कारणों के बाद हमने जाना कि यूरोपीय कंपनियों के आगमन का काल क्या क्या था। पुर्तगाली सबसे पहले आए, और पुर्तगाली लास्ट में आते आते दमन और दीव और गोवा तक सिमट कर रह गए। जो पुर्तगाली पहले पारस की खाड़ी से मलक्का तक कब्जा जमाए बैठे थे, डच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद पुर्तगालियों का क्षेत्र जो है, व्यापारिक गतिविधियों का जो क्षेत्र है, वो बहुत ज्यादा घट गया और बहुत कुछ क्षेत्रों में सिमट कर रह गया। डचों ने अपना क्षेत्र बंगाल की खाड़ी से मलक्का तक बनाया, अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ने अपने क्षेत्र को फारस की खाड़ी से बंगाल की खाड़ी तक फैलाया, और सबसे लास्ट में आने वाली फ्रांसीसी कंपनी 1664 में स्थापित हुई। 1667 में भारत आगमन हुई और उसने मसूलीपट्टनम, चंद्रनगर और पांडिचेरी जैसे नगर स्थापित किए और वहां अपनी सत्ता को स्थापित किया। उसके बाद फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, संघर्ष होगा, और अंततः ब्रिटिश कंपनी भारत में एकाधिकार के रूप में व्यापार स्थापित करेगी, और बाकी कंपनियों के बीच में जो टकराहट है वो खत्म हो जाएगी, और ब्रिटिश कंपनी उस पर वर्चस्व स्थापित पूर्णतः रूप से कर लेगी। मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न दे रहा हूं अगली क्लास के लिए, तो आप लोग इन प्रश्नों को नोट करेंगे, हाथों हाथ लिखेंगे। इस 17वीं सदी के ये पीटी के हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। 17वीं सदी के उत्तरार्ध में कल बताया था आप लोगों को, आज मैं प्रश्न दे रहा हूं उस पर बेस्ड। हालांकि अगर नहीं होते हैं तो मैं कल को फिर डिस्कस करूंगा ताकि आप लोगों को ये प्रश्न याद हो जाए। 17वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत से निर्यात की जाने वाली सर्वप्रमुख वस्तु क्या थी? भारत से निर्यात, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर लिखेंगे। भारत से निर्यात की जाने वाली सर्वप्रमुख वस्तु क्या थी? सर्वप्रमुख वस्तु क्या थी? तो मैं आपको 4 विकल्प दूंगा। पहला विकल्प है मसाले, दूसरा विकल्प है सूती वस्त्र। याद रखना ये उत्तरार्ध की बात चल रही है। मसाले के बाद सूती वस्त्र। नंबर 3 पे मैं दूंगा कीमती पत्थर, और नंबर 4 पर हम देंगे सोरा। ये प्रश्न आप लिख सकते हैं, उत्तर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे पहले का क्या होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, कंपनियों के आगमन का काल लिखिए या आगमन का क्रम लिखिए। पहले कौन सी कंपनी आई, फिर कौन सी कंपनी आई। आपको ये डायरेक्ट बताना है कंपनियों के आगमन का क्रम, कि पहले पुर्तगाली आए कि ब्रिटिश आए, ब्रिटिश आए कि डच आए, डच आए कि फ्रांसीसी आए, ये सब आप लोगों को क्रम बताना है। प्रश्न नंबर 2 में मैं कोई आपको विकल्प नहीं दूंगा, आप लोगों को डायरेक्ट लिखना है कौन सी कंपनी पहले आई, उसके बाद कौन सी कंपनी आई, उसके बाद कौन सी आई। ये प्रश्न नंबर 2 होगा जिसमें बिना विकल्प का ये प्रश्न है, आपको याद होना चाहिए क्योंकि हर एमसीक्यू पेपर के अंदर ये आता है, वनडे एग्जाम के अंदर भी कई बार आ चुका। प्रश्न नंबर 3 है, किस कंपनी का व्यापारिक नियंत्रण, किस कंपनी का व्यापारिक नियंत्रण
किस कंपनी का व्यापारिक नियंत्रण हॉर्मुज से मलक्का तक था? हमारी कल की क्लास देखना बच्चों, आप लोगों को बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा हॉर्मुज से मलक्का किस कंपनी का क्षेत्र था। हॉर्मुज से मलक्का तक था। ये प्रश्न नंबर 3 है। 4 विकल्प है इसके। पहला विकल्प है पुर्तगाल, ये पुर्तगाली कंपनी। दूसरा विकल्प है डच, तीसरा विकल्प है ब्रिटिश और चौथा विकल्प है फ्रेंच। तो आप लोगों को इसका उत्तर बताना है प्रश्न नंबर 3 का। प्रश्न नंबर 4 आपके सम्मुख। प्रश्न नंबर 4 देखिए, अन्य कंपनियों की तुलना में यह प्रश्न बहुत अच्छा है। फ्रेंच कंपनी, अन्य कंपनियों की तुलना में फ्रेंच कंपनी भारत में, अन्य कंपनियों की तुलना में फ्रेंच कंपनी भारत में ब्रिटिश कंपनी की सबसे बड़ी, ब्रिटिश कंपनी की बड़ी प्रतिस्पर्धा क्यों दे सकी? फ्रेंच कंपनी भारत में ब्रिटिश कंपनी को, ऐसे समझ लीजिए, भारत में ब्रिटिश कंपनी को बड़ी प्रतिस्पर्धा क्यों दे सकी? आज हम इसका उत्तर जानेंगे। कोई विकल्प नहीं दे रहा मैं इसमें, पर इस प्रश्न को सोचने के लिए आपको दे रहा हूं कि आखिर क्यों ब्रिटिश कंपनी को सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा के रूप में फ्रेंचाइजी कंपनियों से सामना करना पड़ा। इस प्रश्न का उत्तर आज हम कोशिश करेंगे सॉल्व कराने की। नहीं होता तो कल की क्लास में आएगा। और ये प्रश्न आप लिख सकते हैं। इसका उत्तर आप खुद से जब तक नहीं सोचोगे, खुद से दिमाग पर जब नहीं सोचोगे, तब तक इतिहास याद नहीं होगा बच्चों। फैक्ट रटने से, तथ्यों को स्टोर करने से कुछ नहीं होगा। आप कड़ी दर कड़ी कहानी को जोड़ते चलिए और आप लोगों को देखना कितना लाभ होगा कि आपका क्वेश्चन एक भी नहीं बचेगा। इसके बाद यूरोपीय कंपनियों के द्वारा भारत से किन वस्तुओं का 18वीं सदी में निर्यात किया जाता था? ये अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5। 5 प्रश्न मैं आप लोगों को दे रहा हूं सोचने के लिए। कल को हम इसे डिस्कस करेंगे। लिख लेते हैं 5 प्रश्न में। यूरोपीय कंपनियों द्वारा भारत से किन वस्तुओं का 18वीं सदी में निर्यात किया जाता था? बहुत ही शानदार प्रश्न है। किन वस्तुओं द्वारा 18वीं सदी में निर्यात किया जाता था यूरोपीय कंपनियों के द्वारा? इसमें 4 विकल्प हैं। नंबर 1 घोड़ा, नंबर 2 सूती वस्त्र, नंबर 3 रेशमी वस्त्र और नंबर 4 अफीम। विकल्प में नंबर ए है 1 2 3, नंबर बी है 2 व 3, नंबर सी है 2 3 4 और नंबर डी है 1 2 3 4 यानी कि चारों। तो आप लोगों को इसका उत्तर बताना है। कल हम डिस्कस करेंगे 5 प्रश्न। उतार लीजिए बच्चों 5 प्रश्न। आप लोग नोट्स जरूर बनाते रहना, लिखते जरूर चलना। कहीं कोई भी डाउट बनता है आप जरूर 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 पूछें मुझसे कमेंट बॉक्स में। मैं बिल्कुल शेयर करूंगा वो डाउट। सबसे पहले प्राथमिकता पर वो डाउट लूंगा बच्चे का, कहीं भी कोई समस्या हो तो। उसके बाद आप लोगों को यदि कोई और भी क्वेरी है, कोई डाउट समस्या आ रही है, तत्काल आप लोग समाधान चाहते हैं, तो बच्चों ये नंबर आप व्हाट्सएप पर यूज कर सकते हैं। इस पर आप पूछ सकते हैं मेरे से कोई भी डाउट। 476 एक और नंबर है, आप इस पर पूछ सकते हैं। बच्चों ये आप लोग के डाउट समाधान के लिए है। कोई भी अगर आप लोगों को लग रहा है कि हाँ हमारे से कोई चीज, कोई पॉइंट मिस हो रहा है कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग, कड़ी नहीं जोड़ पाओगे यदि आप लिंक करके नहीं पढ़ोगे। लिंक करना बहुत जरूरी है बच्चों हर विषय में। चलिए आज हम लोग आगे चलते हैं
आज हम जानेंगे सबसे पहले आखिर जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक जॉइंट स्टॉक कंपनी थी। तो सवाल उठता है आखिर ये जॉइंट ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक जॉइंट स्टॉक कंपनी थी, क्यों? क्या है जॉइंट स्टॉक कंपनी? जॉइंट स्टॉक कंपनी बोलते हैं बेसिकली बच्चे शेयर वाली कंपनियों को, जिसमें कुछ व्यक्ति आपस में मिलकर शेयर लगाते हैं और शेयर मिलाकर वो एक कंपनी का निर्माण करते हैं। उनके फैसले लेने के लिए वही व्यक्ति जिम्मेदार होते हैं जिन व्यक्तियों का उसमें अधिकांश भाग में शेयर होता है। कंपनी को रेगुलेट करने के लिए एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नाम की संस्था बनाई जाती है। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनी के मालिक होते हैं। प्रारंभ में ये डायरेक्टर की संख्या 18 थी, धीरे धीरे आगे चलकर ये संख्या 24 हो गई। जॉइंट स्टॉक कंपनी में निजी व्यक्ति कंपनी में पैसा लगाकर, कई व्यक्ति आपस में मिलकर कंपनी बनाकर व्यापार के दृष्टिकोण से अधिक मुनाफा कमाने के लिए एक कंपनी बनाते हैं जिसे जॉइंट स्टॉक कंपनी बोलते हैं। तो जो ब्रिटिश कंपनी थी वो अपने आप में जॉइंट स्टॉक कंपनी थी। कैसी कंपनी थी? जॉइंट स्टॉक कंपनी। और जबकि फ्रेंच कैसी कंपनी थी? सरकारी कंपनी थी। यानी इसका प्रबंधन सरकार के हाथों में था और इसका प्रबंधन प्राइवेट पूंजीपतियों के, निजी उद्योगपतियों के हाथों में था। यही फैसला लेते थे निजी पूंजीपति, और यहां कौन लेते थे? सरकारी व्यक्ति। मैं फिर बता रहा हूं, ये शेयर वाली कंपनी है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी एक ज्वाइंट कंपनी का उदाहरण है, जबकि डच भी एक ज्वाइंट कंपनी का उदाहरण है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी। और जबकि सरकारी कंपनी में फ्रेंच और पुर्तगाली, ये कंपनी सरकारी कंपनी का उदाहरण है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रबंधन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के हाथों में हुआ करता था। प्रबंधन माने मैनेजमेंट, जो इनके फैसले लेते थे। प्रारंभ में संख्या 18 थी, धीरे धीरे संख्या 24 हो गई। सीओडी के सदस्य कंपनी के बड़े शेयर धारक होते थे, बड़े शेयर धारक। जैसे आपने हाल ही में एक शेयर मार्केट सुनी होगी, अडानी डूब गए, तो अडानी की कंपनी में जिन लोगों का पैसा था वो भी डूब गए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद। तो ऐसी एक कंपनी जिसमें कई लोग आपस में पैसा लगाकर कंपनी का प्रबंधन करते हैं, तो ये जॉइंट स्टॉक कंपनी की कहानी है। चूंकि ब्रिटिश इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है, यानी इसका फैसला निजी लोगों के हाथ में है। और फ्रांसीसी कंपनी और पुर्तगाली कंपनी एक सरकारी कंपनी है, तो इसका प्रबंधन किसके हाथों में है? सरकार के हाथों में है, राजा के हाथों में है, शासन के हाथों में है। चलिए, यह आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। जॉइंट ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, जॉइंट कंपनी क्या किसे बोलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा, चार्टेड कंपनी किसे कहते हैं। चार्टेड कंपनी, बच्चों ये आप समझेंगे कि चार्टेड कंपनी किसे कहते हैं। बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि ये भी अपने आप में एक बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट है चार्टेड कंपनी का। चलिए रंग बदल देते हैं, थोड़ा सा और प्रकाश डालते हैं। चार्टेड कंपनी, चार्टेड का अर्थ होता है अधिकार पत्र। चार्टेड का अर्थ होता है अधिकार पत्र। ब्रिटिश से जब कंपनी आई तो वो एक चार्टेड लेके आई। ब्रिटिश की जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है तो वो एक चार्टेड लेकर भारत प्रवेश करती है। इसका मतलब यह हुआ कि ब्रिटिश शासन ने कंपनी को एक चार्टर दिया, एक अधिकार पत्र दिया, और उस अधिकार पत्र का इतनी वैल्यू है कि और कोई भी कंपनी भारत में शासन की परमिशन के साथ भी व्यापार करने नहीं आ सकती। ईस्ट इंडिया कंपनी का, इंग्लैंड से आने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्वी जगत में व्यापार में एक अधिकार स्थापित हो जाए, इसके लिए ब्रिटिश शासन द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा एक अधिकार पत्र दिया जाता था, जिसे हम लोग चार्टेड बोलते थे। चार्टेड का मतलब है अधिकार पत्र। किसी क्षेत्र में एक ही कंपनी व्यापार करे, किसी क्षेत्र में एक ही कंपनी व्यापार करे, एक ही कंपनी व्यापार करे, और प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए, प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए, प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए
प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा एक चार्टर दिया जाता था, जिससे प्रतिस्पर्धा रोकने से क्या होगा, ब्रिटिश के राजस्व में बढ़ोतरी होगी, ब्रिटिश का राजस्व बढ़ेगा। ब्रिटिश राजस्व बढ़ाने के लिए चार्टर्ड कंपनी बनाई जाती थी। अब आप कहोगे कि चार्टर देने से ब्रिटिश सरकार का राजस्व कैसे बढ़ रहा है। आप सोचिए कि ये इंग्लैंड की संसद है मान लीजिए, और इस संसद में एक कंपनी को चार्टर मिला जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी है। ये कंपनी भारत आ गई। मान लीजिए ऐसी और भी कई सारी कंपनियां हैं, ए बी सी मान लीजिए, लेकिन इस संसद ने, इस शासन ने केवल इसी कंपनी को चार्टर दिया कि आप भारत जाइए और व्यापार करिए। अगर ये इसे भी चार्टर दे दे, इसे भी अधिकार पत्र दे दे, तो इसका मुनाफा कम होगा, क्योंकि मुनाफा अब क्या होगा, बढ़ जाएगा दो कंपनी में। और जब मुनाफा दो कंपनी में बढ़ जाएगा, तो जब इन्हें मुनाफा कम मिलेगा तो ये राजस्व इसे कम दे पाएंगे। अब समझिए, सारा खेल राजस्व का है। चार्टर्ड कंपनी का कॉन्सेप्ट इतना है कि ब्रिटिश कंपनी एक चार्टर्ड कंपनी का एग्जांपल है, क्योंकि ब्रिटिश कंपनी को एक अधिकार पत्र दिया जाता था ब्रिटिश सरकार के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को, और उस अधिकार पत्र के माध्यम से एक ही कंपनी किसी क्षेत्र में व्यापार करे। प्रतिस्पर्धा को रोकना, प्रतिस्पर्धा क्यों, क्योंकि कई सारी कंपनी ना भारत आ जाए, अगर आ जाएंगी तो क्या होगा, प्रतिस्पर्धा होगी, मुनाफा बढ़ेगा, व्यापार घटेगा, राजस्व घटेगा। तो इसलिए किसी भी क्षेत्र में एक ही कंपनी व्यापार करे, प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए ब्रिटिश राजस्व को बढ़ाने के लिए चार्टर्ड कंपनी बनाई जाती थी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तो उसे क्वीन एलिजाबेथ जो रानी हुआ करती थी उस समय, क्वीन एलिजाबेथ ने 15 वर्षों का चार्टर पत्र दिया था कि आप जाइए, 15 वर्षों तक आपको चार्टर है कि कोई और कंपनी आपको व्यापार में दिक्कत नहीं देगी। 15 वर्षों तक का चार्टर दिया था। इसका अर्थ यह हुआ कि 15 वर्षों तक भारत में ब्रिटिश से कोई दूसरी कंपनी नहीं आएगी। 15 वर्षों के चार्टर का मतलब है कि 15 वर्ष तक भारत में ब्रिटिश से कोई दूसरी कंपनी व्यापार करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आएगी। और जब नहीं आएगी तो क्या होगा, बाद में जेम्स प्रथम ने 15 वर्ष हटाकर इस चार्टर को अनिश्चित काल कर दिया। बच्चों, अनिश्चित काल, जेम्स प्रथम ने इसे हटाकर अनिश्चित काल के लिए चार्टर कर दिया। बाद में 1813 के एक्ट ने, जो अधिनियम आया था 1813 का चार्टर एक्ट अधिनियम, उसने इसे अनिश्चित काल को समाप्त कर दिया। और ध्यान से समझिए, फिर बता रहे हैं, चार्टर कंपनी एक अधिकार पत्र होता है। ब्रिटिश शासन के द्वारा एक अधिकार पत्र दिया जाता है कि आप पूर्वी जगत में जाइए और व्यापार कीजिए, व्यापार पर एक अधिकार स्थापित कीजिए, अधिक से अधिक मुनाफा कमाइए और ब्रिटिश सरकार को राजस्व दीजिए। तो प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए, राजस्व को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा कंपनी को एक चार्टर दिया जाता था। चार्टर क्या है, एक ही कंपनी व्यापार करे। प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए, ब्रिटिश राजस्व बढ़ाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई तो क्वीन एलिजाबेथ ने 15 वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर दिया, लेकिन बाद में जेम्स प्रथम ने इस चार्टर की अवधि बढ़ाकर अनिश्चित काल कर दी, जिससे अब और कोई कंपनी भारत में प्रवेश नहीं कर सकती। लेकिन 1813 के एक्ट ने, ऐसा क्या हुआ होगा 1813 में कि उस अनिश्चित काल की जो अवधि थी एक चार्टर कंपनी को दे रखी थी, वो समाप्त कर दी। यानी कि 1813 में रास्ता खोल दिया। कैसा रास्ता खोल दिया कि अब ब्रिटेन से जो कंपनी भारत आना चाहती है व्यापार करने के लिए, वो कंपनी भारत आ जाए। तो 1813 में ब्रिटिश पूंजीपतियों का दबाव बढ़ रहा था ब्रिटिश की संसद पर, जिससे ब्रिटिश पूंजीपतियों के बढ़ते दबाव को देखते हुए वो चार्टर का जो नियम था जेम्स प्रथम ने अनिश्चित काल के लिए कर दिया था, उसे समाप्त किया गया और वो दरवाजे खोल दिए ताकि सब ब्रिटिश लोग, पूंजीपति लोग यहाँ आए और भारत को नोच नोच के खा जाए। मेरे लाल, यही दर्दनाक हादसा 1813 में हुआ, ताकि सभी ब्रिटिश को खोल दिया गया, सबके लिए रास्ता खोल दिया गया। तो चार्टर देने से क्या होता था, केवल एक ही कंपनी व्यापार करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत आती थी। तो मैं समझता हूं कि शायद आप लोगों को चार्टर समझ में आया होगा। चार्टर देने से सरकार को क्या लाभ होता था, अगर मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं तो चार्टर देने से सरकार को क्या लाभ होता था? सरकार को राजस्व का लाभ होता था, क्योंकि कंपनी यदि अधिक लाभ कमाएगी तो इस पर राजस्व अधिक लगाता।
राजस्व अधिक लगाकर अपनी टैक्स कलेक्शन की पावर को बढ़ा सकती थी। टैक्स कलेक्शन बढ़ जाता था किसका? सरकार का। मैं समझता हूं कि शायद आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। चलिए मार्कर दूसरा प्रयोग करते हैं। अब मेरे लाल अगला कॉन्सेप्ट है कि कंपनी के बीच आपस में टकराहट क्यों हुई। मजा नहीं आया मेरे लाल, मेरे लाल और लालियों, सफेद रंग देखते हैं। चलिए, कंपनियों के बीच आपस में टकराहट, अगला कॉन्सेप्ट है। बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से पढ़िए, कोई डाउट नहीं बचेगा। कॉन्सेप्चुअली आप लोग जब पढ़ेंगे ना तो आप लोग देखना वनडे एग्जाम के फैक्ट धुआं उतार दोगे तुम लोग, विश्वास है मेरा। कंपनियों के बीच आपस में टकराहट क्यों हुआ? कंपनियों के बीच आपस में टकराहट, हर कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले अपने दिमाग में एक इमेज बनाइए, आखिर क्यों कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, क्यों आपस में लड़ाइयां हो रही थी। हम लोगों ने लड़ लिया, ब्रिटिश ने डच को भगाया, ब्रिटिश ने फ्रेंच को भगाया, कर्नाटक युद्ध। अरे लड़ाई हुई क्यों, यह भी तो जानो कारण क्या है। तो कंपनियों के बीच आपस में टकराहट क्यों हुई तथा भारतीय शासकों से मतभेद क्यों हुआ? आइए ये कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि भारतीय राज्यों से, भारतीय शासकों से मतभेद क्यों हो रहा है और कंपनियों के बीच में आपस में टकराहट क्यों हो रहा है। क्या करने आई थी ब्रिटिश कंपनियां, क्या करने आए थे यूरोप की कंपनियां भारत में? मुनाफा कमाने, व्यापार करने। जब 4 कंपनी भारत आ जाएंगी ABCD, तो क्या अब उन्हें उतना मुनाफा मिलेगा? भाई एक ही बाजार में पहले एक ही दुकान थी किराने की, इसी पे जाते थे ग्राहक, सारा सामान लेते थे और ये लाला लूटता था तबीयत से। लेकिन मेरे बच्चों जब यहाँ दुकान खुल गई 4, तो क्या अब कंपटीशन बढ़ गया, प्रतिस्पर्धा बढ़ गई, तो इनका मुनाफा घट जाएगा। यही काम यहाँ हो रहा है कि यूरोपीय कंपनियों के बीच में आपस में टकराहट हो रही है। इसका कारण यह है मेरे बच्चों कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो, डच ईस्ट इंडिया कंपनी हो। ईस्ट इंडिया मतलब ईस्ट माने पूरब, और जो भारत आई वो ईस्ट इंडिया कंपनी। डच कंपनी हो, पुर्तगाली कंपनी हो, फ्रेंच कंपनी हो, ये चारों आपस में व्यापार पर एक अधिकार चाहती थी। चारों क्या चाहती थी? व्यापार पर एकाधिकार, तभी तो मुनाफा ज्यादा होगा। व्यापार पर एकाधिकार, जिससे क्या हो, इनका मुनाफा ज्यादा हो। मुनाफा ज्यादा कमाना ही इन कंपनियों का उद्देश्य था। कंपनियों का उद्देश्य क्या था? मुनाफा ज्यादा कमाना ही उद्देश्य था। ये कंपनियां एक ही वस्तु की मांग करेंगी तो रेट ज्यादा होगा। अगर ये चारों कंपनियां एक ही वस्तु की मांग करेंगी, सबको ही मसाले चाहिए, अगर सबको ही मसाले चाहिए तो मसाले का रेट बढ़ जाएगा। इकोनॉमिक्स का बड़ा कॉन्सेप्ट, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। जब मांग ज्यादा होती है तो रेट बढ़ जाता है। एक ही वस्तु की मांग ज्यादा होगी तो स्वाभाविक रूप से उस वस्तु का जो रेट है, मूल्य है, वो बढ़ जाएगा। और जब मूल्य बढ़ जाएगा तो मुनाफा क्या होगा? सोच के बताइए। मुनाफा घट जाएगा। मुनाफा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसलिए व्यापार पर एकाधिकार करने के उद्देश्य से ये आपस में क्या करते थे? ये आपस में सेना रखते थे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जहां मौका लगा वहीं सेना से युद्ध कर लिया। 2-2 हाथ हो गए, किलेबंदी करनी शुरू कर दी इन्होंने, कोई इनका माल ना लूट ले। आपस में किलेबंदी करनी शुरू कर दी, युद्ध लड़ना शुरू कर दिया, आदि कृत्य करते रहते थे। जिस क्षेत्र में रहकर ये सेना रखते थे, किलेबंदी करते थे, वहां के भारतीय शासक को बड़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि उसकी संप्रभुता को ये डायरेक्ट चुनौती देते थे। मान लीजिए बंगाल में इन्होंने किलेबंदी करनी शुरू कर दी, ये कर तो रहे हैं और दूसरी कंपनियों से बचाव के लिए, लेकिन बंगाल के शासक को लगा कि ये हमारी संप्रभुता को भी चुनौती है। स्वाभाविक रूप से यदि तुम दूसरे के इलाके में जाकर मकान बनाओगे तो उसके मकान को चुनौती मिलेगी, उसकी संप्रभुता को चुनौती मिलेगी। तो मेरे लाल लालियों, यहाँ बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जिस क्षेत्र में ये रहकर व्यापारिक गतिविधि करते थे, वहां के राज्य के शासक की संप्रभुता को चुनौती मिलती थी। फलस्वरूप भारतीय शासक और कंपनी के बीच संघर्ष की स्थिति बनी रहती थी। यही कारण है भारतीय शासक और कंपनी के बीच संघर्ष, क्योंकि ये वहां रहकर सेना बनाते थे, किलेबंदी करते थे, युद्ध लड़ते थे। उम्मीद है मुझे कि समझ आ गया होगा,
क्योंकि मेन कंसर्न क्या है, मेन कंसर्न है कि बच्चों इन्हें मुनाफा कमाना है, और मुनाफा कमाने के लिए व्यापार पर एक अधिकार चाहिए। तो चारों कंपनी में आपस में युद्ध हो रहे हैं, किलेबंदी हो रही है, और क्या कर रहे हैं ये लोग, किले बनाकर घेराबंदी कर रहे हैं। जिस एरिया में ये काम करते हैं उस एरिया के, उस क्षेत्र का भारतीय शासक को ये लगता है कि मेरे राज्य पे, मेरे राज्य की संप्रभुता को ये कंपनी चुनौती दे रही है, फलस्वरूप इनके बीच में टकरार शुरू हो जाती है। और यही हुआ बंगाल के अंदर सिराजुद्दौला के काल में, जब प्लासी युद्ध का मेन कारण भी यही बनता है। अब एक सवाल उठता है कि व्यापारिक कंपनी, ये तो व्यापार करने आए थे मेरे बच्चों, लेकिन व्यापारिक कंपनी आखिर राजनीतिक कंपनी में कैसे तब्दील हुई? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, सोचने का विषय है मेरे लाल। अगर आप इस धारणा से पढ़ रहे हो, इस दृष्टिकोण से पढ़ रहे हो कि आप हर विषय को, हर लाइन को, हर कॉन्सेप्ट का मूल्यांकन कर रहे हो अपने मापदंड पर, तो आपका फैक्ट नहीं बचेगा। विश्वास दिलाता हूं, मैं आप लोगों को पीडीएफ खोल के रख दूंगा और आप देखना है कि क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। अगर आपने कॉन्सेप्ट तरीके से सीख रखे हैं तो मात नहीं खाओगे, वरना जीएस के साथ में लूसेंट रटते रटते कई रातें गुजर जाती हैं, याद नहीं होती है। अभी आप सोच रहे हो कि हम रट लेंगे और एग्जाम सॉल्व कर देंगे, ऐसे नहीं होता बच्चों। पीटी एक जाल है जिसके लिए आप लोगों को क्या करना होता है, एक बड़ा जाल फेंकना पड़ता है मेंस का, उसके अंदर छोटी छोटी मछलियां फंसती चली जाती है, पीटी रूपी छोटी मछलियां। तो व्यापारिक कंपनी आखिर कैसे राजनीतिक कंपनी में तब्दील हुई, इसके लिए सबसे पहले आप लोग समझिए कि ये लोग क्या चाहते थे, व्यापार से अधिक मुनाफा कमाना चाहते थे। लिखते चलिए बच्चा, कहीं कोई डाउट बने लिखते चलिए, पॉज कर कर कर। अधिक से अधिक मुनाफा कमाना ही इनका कंपनियों का उद्देश्य था। व्यापार से अधिक मुनाफा कमाना ही व्यापारिक कंपनियों का उद्देश्य था। अधिक से अधिक मुनाफा करने के उद्देश्य से ये कंपनियां एक दूसरे को रास्ते से हटाना चाहती थी, एक दूसरे को रास्ते से हटाना चाहती थी, एक दूसरे को रास्ते से हटाना चाहती थी, एक दूसरे के विरुद्ध सैनिक तैयारी करते थे, एक दूसरे के विरुद्ध कंपनी एक दूसरे के विरुद्ध सैनिक तैयारी करते थे, और किले का निर्माण करते थे, यानी कि किलेबंदी करते थे। अभी बताया हमने, किलेबंदी करते थे। इस पर संबंधित क्षेत्र का शासक आपत्ति करता, इन्हें दंडित करने की कोशिश करता, इसलिए राजनीतिक शक्ति अर्जित करना यह आवश्यक समझते थे। संबंधित क्षेत्र का शासक संबंधित क्षेत्रीय शासक आपत्ति करता था कि आप यहां युद्ध मत लड़िए, आप यहां किलेबंदी मत करिए। तो फलस्वरूप इन्हें लगा कंपनियों को कि क्यों ना हम शासक को ही मार दें, उस क्षेत्र पर कब्जा कर लें पूरी तरीके से। तो मेरे लाल, जब उस क्षेत्र पर कब्जा हो जाएगा तो वो क्षेत्र हमारे अंडर में हो जाएगा, हम राजनीतिक कंपनी बन जाएंगे। तो ये विचारधारा इनकी व्यापार करने की थी, परंतु जब इन्हें दिखा कि हमारे व्यापार में अड़चन आ रही है तो हमें अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा भारतीय नवाब को, इन्होंने हटाया। जब जब इन्हें मौका मिला तब तब इन्होंने भारतीय नवाब को परास्त किया और उस क्षेत्र पर कब्जा किया। तो पहला कारण तो यह है कि व्यापार में अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए संबंधित क्षेत्रीय शासक से इन्होंने झगड़ा मोल लिया। दूसरा कारण अगर मैं आप लोगों के सम्मुख रखूं तो वो कुछ ऐसा होगा कि अमेरिका से पूरब से इसका व्यापार, पहले जो था पूरब से इसका जो व्यापार था वो एक तरफा था। पूरब से जो व्यापार करते थे ये लोग, ये अमेरिकी धातु लाते थे भारत, और अमेरिकी धातु के बदले ये भारतीय वस्तुएं ले जाते थे। ऐसे तो करते थे। पूरब से इसका व्यापार एक तरफा था, परंतु 18वीं सदी तक अमेरिकी कीमती धातु की उपलब्धता कम होने लगी थी। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक अमेरिकी धातु की उपलब्धता कम होने लगी। अब आप बताइए कि जब उपलब्धता कम होने लगी तो ये क्या लाएं जिससे भारतीय वस्तु खरीद लें? बदले में आप कुछ दे नहीं पा रहे, तो इन्होंने सोचा कि यहाँ के राजा पर कब्जा कर लो, यहाँ के शासन पर कब्जा कर लो, ताकि हमें अमेरिकी धातु भी लाने की जरूरत ना पड़े, यहीं के राजस्व से वस्तुएं खरीदो और ब्रिटेन भेजते रहो। चाल समझिए आप इनकी, क्रोनोलॉजी समझिए आप इनकी। इन्होंने पहले अमेरिकी धातु ला रहे थे, आयात निर्यात चल रहा था, बहुत बढ़िया काम चल रहा था, लेकिन मेरे बच्चों इन कंपनियों पर भारतीय वस्तु के खरीदने का दबाव बढ़ने लगा था।
अतः ये कंपनियां कुछ ऐसा उपाय लगाना चाहती थी जिसके तहत यहाँ के धन से ही यहाँ की वस्तुएं खरीदना, यहाँ मतलब भारत के धन से ही भारत की वस्तुएं खरीदना, भारत की वस्तुएं खरीद हो सके, इसमें भी राजनीतिक शक्ति अर्जित करना आवश्यक हो गया था। तो आप बहुत ध्यान से समझिए कि आखिर क्यों व्यापारिक कंपनी राजनीतिक कंपनी में तब्दील हुई। तो इसके दो कारण मैंने आप लोगों को बताए बच्चों। उम्मीद है मुझे कि आप लोग समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट। पहला कारण मैंने आप लोगों को बताया कि मुनाफा ज्यादा से ज्यादा कमाना था, आपस में प्रतिस्पर्धा करी, सेनाएं रखी, क्षेत्रीय शासक से संघर्ष मोल लिया, फलस्वरूप उस क्षेत्रीय शासक को गद्दी से हटाकर खुद शासन किया। तो ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा को जन्म देता है। और दूसरा पॉइंट था कि अमेरिकी धातु की उपलब्धता कम होने लगी, और जब अमेरिकी धातु की उपलब्धता कम होने लगी तो क्या होता है बच्चों, अमेरिकी धातु की उपलब्धता कम होने से इन्हें व्यापार तो करना था, क्योंकि यूरोप के बाजार में भारतीय वस्तु की मांग थोड़ी ना कम हो रही थी, यूरोप के बाजार में भारतीय वस्तु की मांग तो लगातार बढ़ रही थी। तो इन कंपनियों पर प्रेशर बढ़ रहा था। प्रेशर किस बात का पड़ रहा था कि भारतीय वस्तुएं लाओ, मसाले लाओ, सूती वस्त्र लाओ, लेकिन बदले में ये अमेरिकी धातु नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि अमेरिका से धातु की उपलब्धता कम होने लगी। तो इन्हें लगा कि क्यों ना हम यहाँ के राजस्व से ही, क्यों ना हम यहाँ के राज्य पर कब्जा करके ही, यहाँ से राजस्व कलेक्ट करके यहाँ की वस्तुएं खरीद कर ब्रिटेन में व्यापार के लिए भेज दें। तो आप समझ गए होंगे कि व्यापारिक कंपनी कैसे एक राजनीतिक कंपनी का रूप लेती है। अब शुरू होता है अगला कॉन्सेप्ट, वो है कर्नाटक युद्ध। बहुत ध्यान से समझिए बच्चा, कर्नाटक युद्ध। देखिए कर्नाटक युद्ध क्या है आखिर। ये ब्रिटिश और फ्रेंच या फ्रांस, इन दो सत्ता में पूरे विश्व में उपनिवेश बनाने की होड़ लगी हुई थी। कर्नाटक युद्ध को अगर मैं बताऊं तो ये दो कंपनियों का युद्ध नहीं था, बल्कि ये दो साम्राज्यों का युद्ध था जो वैश्विक स्तर पर हो रहा था। भारत में इसका परिणाम कर्नाटक युद्ध के रूप में देखने के लिए मिलता है, लेकिन यह युद्ध दो कंपनियों का युद्ध ना होकर, दो कंपनियों का युद्ध ना होकर दो साम्राज्यों का युद्ध था। देखिए डिजिटल बोर्ड पर थोड़ी सी राइटिंग हमारी ऐसी होती है बच्चों, थोड़ा बर्दाश्त करने की आदत डालिए। समझ आ जाता होगा, बस समझना जरूरी है, दिमाग में जाना जरूरी है, अपनी भाषा में इसे लिखना जरूरी है। इससे कोई मतलब नहीं कि ये मात्रा इधर हो गई या उधर हो गई। अच्छे करते हैं बेटा ऐसे काम। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऐसे ये फालतू के प्रश्न ना पूछेंगे। कोई समस्या आती है तो आप बताओगे कि हाँ ये कॉन्सेप्ट वीक हो गया हमारा कर्नाटक युद्ध का, तो हम उसे दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे मेरे लाल। तो कर्नाटक युद्ध क्या है, ये दो कंपनियों का युद्ध ना होकर, ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनियों का युद्ध ना होकर, बल्कि ये दो साम्राज्यों का युद्ध है जो कि वैश्विक स्तर पर चल रहा था। ऐसा नहीं केवल भारत में, वैश्विक स्तर पर ये युद्ध चल रहा था। भारत में इसका रूप कर्नाटक युद्ध के रूप में देखने के लिए मिलता है, और भारत में 3 कर्नाटक युद्ध हमारे सामने आते हैं। 3 कर्नाटक युद्ध भारत में देखने के लिए मिलते हैं। फिर दोबारा बता रहे हैं, दो कंपनियों का युद्ध नहीं था। ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनियां दोनों दक्षिण भारत में प्रभुत्व स्थापित करना चाहती थी। देखिए कर्नाटक युद्ध के कारण क्या है, अगर आप कारणों पर प्रकाश डालें तो ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनी दोनों दक्षिण भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहती थी। दक्षिण भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहती थी, ये मेन कारण है। और क्या है, ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियां दो बड़े साम्राज्य थे, पूरी दुनिया में ज्यादा उपनिवेश बनाने की होड़ लगी हुई थी। उपनिवेश फिर बता रहा हूं कि जब एक देश अपनी अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था को प्रगति देने के लिए दूसरे देश के आर्थिक संसाधनों पर कब्जा कर ले,
ये मूलतः एक आर्थिक संबंध होता है, परंतु इसके राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिणाम भी देखने के लिए मिलते हैं। उपनिवेशवाद क्या है, इसका अगला चैप्टर जो होगा वो उपनिवेशवाद का ही होगा। तो ज्यादा उपनिवेश बनाने की होड़ थी दोनों देशों में, चाहे ब्रिटेन हो चाहे फ्रांस हो। तो कर्नाटक युद्ध में हम लोग समझे क्या, ज्यादा उपनिवेश बनाने की होड़। ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनी दोनों दक्षिण भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहती थी, ये एक पॉइंट है। ये दो कंपनियों का युद्ध ना होकर दो साम्राज्य का युद्ध है। देखिए भारत में ब्रिटिश कंपनी को फ्रांसीसी कंपनियों से ही भारत में ब्रिटिश कंपनियों को फ्रांसीसी कंपनियों से ही सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा क्यों मिली, या सर्वाधिक प्रतिस्पर्धा, ये प्रश्न है। प्रतिस्पर्धा क्यों मिली? तथा कर्नाटक युद्ध के क्या कारण थे? तो हमने जिक्र किया कर्नाटक युद्ध के क्या कारण थे। कर्नाटक युद्ध के कारण क्या थे? दक्षिण में प्रभुत्व स्थापित करना, पूरे विश्व में उपनिवेश बनाने की होड़ दोनों शक्तियों के बीच में। इसे समझिए, बहुत सारे फैक्ट यहां दूर हो जाएंगे आप लोगों के। देखिए ब्रिटिश कंपनी को फ्रांसीसी कंपनी से सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा मिलने का कारण था दोनों कंपनी के बीच संघर्ष की प्रकृति या स्वरूप। दोनों कंपनियों के बीच संघर्ष की प्रकृति या स्वरूप। आखिर कैसी प्रकृति थी, कैसा स्वरूप था, इसे समझिए। देखिए दूसरे शब्दों में यह दो कंपनियों के बीच का युद्ध नहीं था, बल्कि दो साम्राज्यों का युद्ध था। यह आप बता सकते हो कि ये दो कंपनियों का युद्ध ना होकर दो साम्राज्यों का युद्ध था। दो कंपनियों का युद्ध ना होकर दो साम्राज्यों का युद्ध था। और ये साम्राज्य फ्रेंच और ब्रिटिश साम्राज्य थे। कौन कौन से साम्राज्य थे? दो फ्रेंच और ब्रिटिश साम्राज्य थे। ये दोनों साम्राज्य वैश्विक स्तर पर उपनिवेश स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। अतः भारत में होने वाले दो कंपनियों के बीच का संघर्ष उस वैश्विक संघर्ष का हिस्सा था। यही वजह है कि फ्रांसीसी कंपनी ब्रिटिश कंपनी को सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा दे सकी। देखिए अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि ब्रिटिश कंपनी को फ्रांसीसी कंपनियों से ही सर्वाधिक प्रतिस्पर्धा क्यों मिलती है, तो आप इसका कारण क्या देंगे? कि ये कंपनियों के युद्ध नहीं थे, बल्कि ये साम्राज्य के युद्ध थे। पूरे विश्व में उपनिवेश बनाने की होड़ लगी हुई थी, और जब उपनिवेश बनाने की होड़ लगी हुई थी तो प्रतिस्पर्धा भी ज्यादा मजबूत होगी, युद्ध भी भयंकर होगा। पूरे विश्व के अंदर ब्रिटेन और फ्रांस दो महाशक्तियां आपस में लड़ रही थी। परिणाम स्वरूप भारत में भी वो कर्नाटक युद्ध के रूप में प्रकट होती है। सवाल उठता है इस युद्ध के कारण क्या थे? तो युद्ध के कारण में नंबर एक, कर्नाटक युद्ध यूरोपीय प्रश्न का विस्तार था। उदाहरण के लिए प्रथम कर्नाटक युद्ध 1744 से 48, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो होता है वो 1744 से 1748 के बीच होता है। यूरोप में होने वाले ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध का विस्तार था। इसका कारण अगर हम कहें तो यूरोप में होने वाले ऑस्ट्रिया, यूरोप में एक देश है ऑस्ट्रिया, तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार की लड़ाई चल रही थी दोनों देशों में। यूरोप में होने वाले ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध का विस्तार था। तृतीय कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध तो यूरोप में होने वाले ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का परिणाम था। जबकि तृतीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय युद्ध जो कर्नाटक का हुआ है वो सप्तवर्षीय युद्ध का परिणाम है। पूरे विश्व में ब्रिटेन और फ्रांस सप्तवर्षीय युद्ध लड़ते हैं, और उसी सप्तवर्षीय युद्ध की कड़ी में भारत में तृतीय कर्नाटक युद्ध ब्रिटेन और फ्रांस के बीच होता है।
सप्तवर्षीय युद्ध के कालखंड की अगर बात करूं तो 1758 से 1763, 1758, ये भारत के अंदर तृतीय कर्नाटक युद्ध जो होता है 1758 से 1763 के बीच होता है। और सप्तवर्षीय युद्ध जो है वो 1756 से 1763 के बीच हुआ। भारत में जो तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ वो 1758 से 63 के बीच होता है। ये 56 में यहां लिख रहा हूं क्योंकि सप्तवर्षीय युद्ध का कालखंड है, साफ करके लिख देता हूं। 1756 से 1763 के बीच। भारत में तृतीय कर्नाटक युद्ध होता है कब? 1758 से 1763 के बीच। नंबर 1 तो कारण यह है। नंबर 2 यह है कि यह यूरोपीय कंपनियों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा का भी परिणाम थी। यूरोपीय कंपनियों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा, राजनीतिक महत्वाकांक्षा का परिणाम था कर्नाटक युद्ध। उदाहरण के लिए द्वितीय कर्नाटक युद्ध, जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध होता है जिसका कालखंड 1749 से 1754 के बीच हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकार के मुद्दे से आरंभ हुआ। हैदराबाद एवं कर्नाटक, चांदा साहब, हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकार के मुद्दे से प्रारंभ हुआ। तथा इसमें पहल फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने की। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने सबसे ज्यादा पहल की थी इसमें। अंत में हैदराबाद पर फ्रांसीसी नियंत्रण और कर्नाटक पर ब्रिटिश। हैदराबाद पर फ्रांसीसी नियंत्रण हो गया, हैदराबाद पर फ्रांसीसी नियंत्रण हो गया और ब्रिटिश कहां पर आए? कर्नाटक में। कर्नाटक पर ब्रिटिश का कब्जा हो गया। तो कुल मिलाकर यह कर्नाटक युद्ध के बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी दी आप लोगों को। उम्मीद करता हूं कर्नाटक युद्ध के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आया हो। कर्नाटक युद्ध के कालखंड, सप्तवर्षीय युद्ध, वैश्विक स्तर पर युद्ध चल रहा था। यह 2 कंपनियों का युद्ध ना होगा बल्कि 2 साम्राज्य का युद्ध है। पूरे वैश्विक स्तर पर यह युद्ध चल रहा है। 1744 से युद्ध शुरू हुआ और आप लोगों को पता होगा कि सप्तवर्षीय युद्ध हुआ 1756 से 1763। इसी के दृष्टिपात करते हुए हम लोग देखते हैं कि तृतीय कर्नाटक युद्ध होता है। और तृतीय कर्नाटक युद्ध में बच्चों हम लोग देखते हैं क्या कि तृतीय कर्नाटक युद्ध में हमारा 1758 से 1763 का कालखंड है। द्वितीय यूरोपीय कंपनियों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा का परिणाम है। हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकार के लिए युद्ध चल रहा है। उस युद्ध में ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनी आपस में भिड़ जाती हैं और ब्रिटिश कर्नाटक के साथ हो जाते हैं और हैदराबाद फ्रांसीसियों के साथ हो जाता है। तो ये भी युद्ध का परिणाम है। तो आज की क्लास को हम बच्चों यहीं रोकते हैं। उम्मीद है मुझे कि आप लोगों की समझ आया होगा। अगली क्लास में मिलते हैं बच्चों। आज आप लोग यहीं तक रिवीजन कीजिए। जो आपको सवाल दिए गए उन पर जाकर घर पर जाकर उन्हें देखिए। कोई डाउट बनता है बच्चों कल की क्लास में कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। चलिए, उम्मीद है मुझे कि आप इस कॉन्सेप्चुअल हिस्ट्री की क्लास को आप बहुत आनंद से पढ़ रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।